नमस्कार। मैं विक्की रत्नानी, प्रदेश सचिव, कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ, रायपुर, छत्तीसगढ़। कैसे हैं दोस्त? सब बढ़िया होंगे। सब हमेशा की तरह हमारे रायपुर वासी हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, सब अच्छे होंगे। होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे घर में छुट्टियों को, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, सब आराम से मस्त मज़े में होंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ों को मैंने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी। प्रिकॉशंस ऑफ इकोनॉमी की ड्यूरेशन कोरोना टाइम हमें जो तकलीफ़ें फेस होने वाली है, जो आगे मुसीबतें आने वाली है, एक व्यापारी जो इन सब चीज़ों से निकला हो या इन सब चीज़ों को देखता हो, उसे ये सब चीज़ों का आभास होता है, वो ये सब चीज़ों को देख सकता है। तो कुछ चीज़ें मैंने सरकार तक भेजने की कोशिश की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तक भी पहुंचाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ पहुंच गई है। पिछले एक हफ्ते से मैं लगा हुआ था इन चीज़ों पे। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या जो भी हमारे बड़े हैं, जिनको भी हम मानते हैं, जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से TS बाबा जी तक के, माननीय भूपेश बघेल जी तक के हमने पहुँचने की कोशिश की थी। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा है जो आप लोगों के पास भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। पॉइंट्स कुछ इस टाइप से हैं। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ऑफ मार्केट, एक पॉइंट। इस पॉइंट को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जा सकता है। जैसे हम सब ड्यूरेशन ऑफ कोरोना टाइम, 1 महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीने, जितना भी समय हो सकता है, हम अपने घर में हो और इस समय पे हमें सीसी लिमिट का ब्याज लग रहा है ना, हमें सीसी लिमिट का ब्याज लग रहा है, GST लेट पड़ने के कारण ब्याज लग रहा है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर ब्याज लग जाता है, ये सब चीज़ों का ब्याज माफ़ होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ब्याज हट जाना चाहिए। ठीक है। हम EMI अगर अपनी टाइम पे नहीं पटा पाते हैं तो उसके ऊपर सरचार्ज, बाउंस चार्जेस, फाइन चार्जेस, ये वो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हटा देना चाहिए। इस ड्यूरेशन का ब्याज नहीं लेना चाहिए। सरकार ने EMI माफ़ी की घोषणा जरूर की थी, लेकिन उसको क्लियर नहीं किया था, क्लेरिफाई नहीं किया था। जो हमारे छत्तीसगढ़ की बैंकों ने तो मानते हुए नहीं दिखे हमें। बाकी सरकार को इस विषय में अच्छे से बात करनी चाहिए और इस विषय को पूरे तरीके से क्लियर करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री से भी आग्रह है कि वो इन चीज़ों के बारे में, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट हो, उसको बहुत अच्छे से इस चीज़ों के बारे में विजनिक मॉनिटरिंग करने बोलें और मतलब अच्छे तरीके से उन चीज़ों से बात करें, ताकि इस समय का लॉकडाउन ड्यूरेशन का ब्याज वगैरह किसी टाइप का ना लगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रिड्यूस रेंट ऑन कमर्शियल। रिड्यूस रेंट ऑन कमर्शियल। जैसा कि सबको पता है कि हमारे भारत देश में हर व्यापारी खुद की दुकान, खुद के गोदाम, खुद के मकान, चीज़ों को लेकर, खुद की ज़मीनों पर लेकर काम नहीं करता। हर इंसान सक्षम नहीं होता, हर इंसान पैसे वाला नहीं होता, है ना। हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे जो देश के व्यापारी हैं, वो मिडिल क्लास के परिवार चलाते हैं और वो मिडिल क्लास के परिवार लगभग सारी चीज़ें, वो मिडिल क्लास के परिवार हमारे पास जो होते हैं वो किराए की दुकानों पे चलते हैं और रेंट भरते हैं, लीज पे लेते हैं, इस टाइप की चीज़ों पे बहुत कुछ होता है ना। तो उन सब दोस्तों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, एक एडवाइजरी या इस टाइप से एक मॉनिटरिंग जारी करनी चाहिए कि किसी भी कमर्शियल चीज़ का आने वाले 2 से ढाई साल तक किराया ना बढ़ाया जाए। किसी भी टाइप के रेंट एग्रीमेंट और 5% 10% की जो इंक्रीजमेंट होती है, उन चीज़ों को ना किया जाए। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में तो भारी मंदी होने ही वाली है। ये हर बुद्धिजीवी समझ रहा है और हर कोई इस चीज़ को मानना भी चाहता है, लेकिन किसी कारण से नहीं मान पा रहा है। तो दोस्तों, मानना पड़ेगा आपको। आप मानना चाहें चाहे न चाहें, लेकिन मानना पड़ेगा आपको। आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को फेस करना पड़ेगा व्यापार से रिलेटेड। मतलब छोटे हों, बड़े हों, हर तरह के व्यापार। आप अभी से आप देख लीजिए, मुकेश अंबानी जी की संपत्ति घट रही है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम घट रही है, उनके में कितना डिफरेंस आ गया है। तो आने वाले, आप मिडिल क्लास हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो सरकार से ये आग्रह है कि पूरे देश के लिए लागू करें, खाली भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए नहीं। हम ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं इस मैसेज को। हम तो इस समय दुखी है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी
पूर्ण तरीके से गायब दिख रहा है इस मुद्दे के ऊपर, जबकि असली व्यापारियों का मुद्दा तो अभी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उठाना चाहिए। व्यापारियों को राहत के लिए कुछ पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए, कुछ मांग करनी चाहिए, कुछ उनको रिलीफ दिलाना चाहिए, जिसके जो व्यापारी 3500 5,000 रुपये देकर आपको आजीवन सदस्य बनते हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं, वो आपसे पूरी पूरी उम्मीद करते हैं और आशा रखते हैं कि आप इस मुद्दों को उठाइए कि आने वाले कुछ दिनों में जो तकलीफ़ें आने वाली है व्यापारियों को, उसके लिए मतलब कुछ सॉल्यूशन निकलवाए जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात की जाए, वित्त मंत्री जी से बात की जाए, और जो भी मतलब संबंधित विभाग हैं उन सब चीज़ों से, अधिकारी है, सब चीज़ों से बात की जाए, ताकि इन सब चीज़ों से आने वाले कुछ दिनों में व्यापारियों को एक समस्या का समाधान मिल जाए। तीसरा चीज़ है रिड्यूस रजिस्ट्री अमाउंट फॉर द, तीसरा है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ही कुछ कर सकती है कि अभी जो 31 मार्च तक रजिस्ट्रियों के रेट नॉर्मल थे, 30% डिस्काउंटेड थे। 1 अप्रैल के बाद से जैसे रजिस्ट्री के रेट 30% वापस पहले की तरफ वृद्धि हो रही थी। तो सरकार से निवेदन है कि आने वाले 2 साल तक के किसी भी टाइप की सरकारी दरों में वृद्धि किसी भी चीज़ में ना करे, चाहे रजिस्ट्री अमाउंट हो, चाहे रजिस्ट्री में 30% डिस्काउंट वाला मुद्दा हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा टूटने वाले हैं, प्रॉपर्टी का मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होने वाला है। न सीमेंट बिकेगा, न लोहा बिकेगा, न कंस्ट्रक्शन बिकेगा। इन सब चीज़ों की जो है भयंकर तरीके से महामारी आने वाली है। तो सरकार से आपसे निवेदन है, भूपेश बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ सरकार से, हमारे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के या टी.एस. बाबा जी से आप सबसे निवेदन है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके का आपसे मतलब किसी भी तरीके से जो सरकार नहीं बढ़ा सकती है, जो भी जायज़ हो उस तरफ ध्यान दे कि नहीं बढ़ाने के ऊपर पूरी कोशिश की जाए। चौथा पॉइंट था, चौथा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से है, हमारे प्रधानमंत्री जी से है, हमारे वित्त मंत्री जी से है हिंदुस्तान के, कि अभी आने वाले कुछ दिनों में जैसे मंदी का असर छाने वाला है हमारे देश में भारी तरीके से, तो उस मंदी के दौर में हर व्यापारी, सपोज किसी का किराया 1 लाख रुपया है, अगर वो 1 लाख रुपये पक्के में किराया बटाता है तो साथ में उसको 18% जीएसटी बटानी पड़ती है। 1,18,000 रुपये किराया, मतलब जीएसटी 18,000 प्लस 1 लाख रुपये, मतलब 1,18,000 रुपये उसके लिए अभी भारी हो जाएगा। तो कृपया करके इस ओर एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है कि 18% जीएसटी किराए पर जो आपके पास जमा रहती है वो इनपुट क्रेडिट के माध्यम से उनको वापस मिलती है, लेकिन व्यापार इतना नहीं होगा कि उनको इनपुट 18,000 1 लाख के पीछे 18,000 पर उनको रिटर्न वो ले सके। तो इस चक्कर में व्यापारी जो है ना बहुत तगड़े स्थिति में या तो किराया आधा कच्चा आधा पक्का करवाएंगे और मकान मालिक मानेंगे नहीं। मकान मालिक अगर नहीं मानते तो मजबूरन कई लोगों को दुकानें खाली करनी पड़ेगी। तो दुकान अगर खाली होती, रिटेल चेन टूटती है तो कहीं ना कहीं सरकार को ही नुकसान है। व्यापारी तो ठीक है, एक व्यापार से बंद करेगा दूसरा व्यापार करेगा। 18% जीएसटी जो किराए के ऊपर लगती है वो माननीय वित्त मंत्री हिंदुस्तान के, उनसे मैं आग्रह करूंगा इस और एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक बार ध्यान दें, इस चीज़ को एक बार रिवाइज किया जाए। 5वां पॉइंट था दोस्तों। 5th था आपका अवेलेबल एनबीएफसी लोन फॉर बिजनेस इन मिनिमम रेट्स एंड 6th लाइट बिल एंड रिड्यूस कमर्शियल्स। 5वीं चीज़ जो दोस्तों मैंने एक प्लान की थी कि रिड्यूस करना चाहिए सरकार को। जैसे आप आज पर्सनल लोन लेते हैं, उसको आप 12% से लेकर 18% तक के पर्सनल लोन मिलता है। किसी का सिविल ख़राब है, किसी का सिविल अच्छा है, इन सब चीज़ों को एक तरफ करके सरकार को जो राहत कोष में इतने बड़े बड़े अमाउंट आए हैं, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों में जो अरबों रुपए जाम पड़े हैं, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति जो बाज़ार में ब्याज में एनबीएफसी के नाम से चलाते हैं और रेट अनाप शनाप चलाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी संस्थाओं में, बहुत सारे तरीके से सरकार के पास या देश के पास कई तरीके से पैसे जमा पड़ा है। तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा सरकार की तरफ ध्यान दीजिए। सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, इन सब से ध्यान दीजिए कि एडवाइजरी जारी कीजिए, मॉनिटरिंग जारी कीजिए, किसी भी तरह का ब्याज रेपो रेट न बढ़ाया जाए। ब्याज का रेट बाजार का जो 12% 18% चलता है पर्सनल लोन का, उन सब चीज़ों को रिड्यूस कराया जाए। बैंक के ओवरड्यू चार्जेस, बाउंस चार्जेस,
अदरवाइज चार्जेस मतलब एक एक किस्त अगर किसी की बाउंस होती है तो 500 550 रुपये प्लस जीएसटी 590 रुपये आदमी के बैंक से कट जाते हैं बाउंस चार्जेस के। उसके बाद 500 600 रुपये ईएमआई वाले जिस बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है वो काट लेते हैं। उसके ऊपर उसके फिर सरचार्जेस काटते हैं, सिविल डिफ़ॉल्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि व्यापारी हर तरह से, जो मिडिल क्लास होता है मुसीबत उसी के ऊपर आती है। गरीबों को, बस्ती वालों को ना लोन की ज़रूरत पड़ती है, ना बैंकों की ज़रूरत पड़ती है, न सरकार से आग्रह करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर सरकार चुनाव के कारण उनको पहुंचा के देती है। इसलिए पूरा का पूरा मुद्दा आता है मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास को मिडिल में छोड़ दिया जाता है, अपर वाला अपने हिसाब से काम करता है, उसको किसी तरह से फ़र्क नहीं पड़ता है सरकार क्या कर रही है। गरीब जनता को आप सब पहुँचा के देते हैं, मर जाता है कुल मिला के मिडिल क्लास। तो सरकार से निवेदन है, एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करते हैं, जो बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, और भी अन्य टाइप के जो व्यापार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना चाहते हैं, उनसे पूरी मदद की जाए। क्योंकि आप एक चीज़ को सोच के देखिएगा, चाइना सरकार, चाइना जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे भाई हैं जो हर महीने चाइना जाते हैं, साल में 10 ट्रिप उनकी चाइना की होती है। उनके एक बार पासपोर्ट के माध्यम से उनको जांच की जाए, उनसे पूछा जाए कि चाइना का कॉन्सेप्ट क्या है, चाइना की तरक्की का कारण और हमारी बर्बादी का कारण क्या है। चाइना बोलती है मेक इन इंडिया, चाइना बोलती है मेक इन चाइना एंड आई डिलीवर इन ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन इंडिया बोलता है मेक इन इंडिया, लेकिन करता क्या है, वी टेक इन चाइना एंड सर्व इन इंडिया। तो इस लाइन को समझने की, गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेक इन इंडिया एंड वी सर्व इन इंडिया, हमें ऐसा होना चाहिए। जब हम इंडिया में अपनी ही चीज़ें सर्व करेंगे तब हम जाके वर्ल्ड में सर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि इस आपदा के बाद आप, ठीक है, लॉकडाउन के लिए जो फैसले आप उठा रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा नहीं है कोई जादू मंतर हो जाएगा कि पूरे देश की आर्थिक तरक्की हो जाएगी, पूरे देश के अचानक सारे लोगों से कोरोना मिट जाएगा। लेकिन सब चीज़ों को पालन करते हुए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन के बाद जो महामारी आएगी, व्यापारियों में बहुत स्पीड से व्यापारी डिफॉल्टर होने वाले हैं, उन सब की तैयारी सरकार को करनी चाहिए। इन सब के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इस और सबको एक बार नज़र करना चाहिए कि इस टाइप से मिडिल क्लास के व्यापारियों के लिए कुछ अच्छे पैकेजेस आने चाहिए। एक बार हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम एक चीज़ और याद आ गई, बात करते करते मुझे सभी दोस्तों से समझना है, पूछना भी है कि हम सब अभी घर में खाली बैठे बैठे टिकटॉक बना रहे हैं। क्या आपको पता है टिकटॉक किसका है? जब आप टिकटॉक आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, जब आप टिकटॉक से वीडियो बनाते हैं, सर्व करते हैं, फैलाते हैं, शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी टिकटॉक की कमाई जाती है चाइना के पास। तो चाइना को हम इनडायरेक्टली आज भी फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहे हैं। और चाइना से आप समझ के देख लीजिए, कभी यूट्यूब में उठा के चाइना की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैकग्राउंड सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, ना वहाँ पर यूट्यूब चलता है, ना वहाँ पर फेसबुक चलता है, ना वहाँ पर आपका व्हाट्सएप चलता है, ना वहाँ पर इंडिया का या अराउंड द वर्ल्ड का कोई भी एप्लीकेशन चलता है। चाइना का अपने ही सब एप्लीकेशन होते हैं। अगर वहाँ का कहना ये है कि यूट्यूब की जगह यूक्यू चलाएंगे, यूट्यूब की जगह यूक्यू इसलिए चलाएंगे कि अगर आप यूट्यूब में चाइना के लोग वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब से बाहर के देश वाले कमाएंगे, ना कि हमारे चाइना के लोग कमाएंगे। तो चाइना का मानना ये है कि हमारा देश हमारी चीज़ों का इस्तेमाल करे, ओनली मेक इन चाइना ही होना चाहिए। चाहे हमारी सांस हो, चाहे हमारी अर्थी हो, हर चीज़ हमारी मेक इन चाइना होना चाहिए। वो विश्व की किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करते, सिर्फ मेक इन चाइना पर। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि 2014 से पहले आप उठा के देख लीजिए, हमारा इंडिया मतलब बाहर की चीज़ों का कितना इस्तेमाल करता था, और 2014 के बाद से हम पूरे के पूरे डिपेंड हो गए हैं चाइना के ऊपर। आज हमारा सालाना 7 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है चाइना से। आप सब चीज़ों को आरटीए लगा के, सब चीज़ों को हिस्ट्री, बैकग्राउंड निकालने की कोशिश कीजिए। आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, मुझ पे भी मत कीजिए। आप खुद अपना गूगल उठाइए, आप खुद अपनी कलम उठाइए, पेन उठाइए, आप सरकार से सवाल कीजिए, देश से सवाल कीजिए, यूट्यूब से सवाल कीजिए, आपको सब चीज़ों का जवाब सवाल मिलेगा। और मेरा मानना है दोस्तों, ये जो 7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हम चाइना से करते हैं हर साल का, तो वो 7 लाख करोड़ रुपए अगर हमारे देश में ही घूमेगा तो हमारे देश में मंदी नहीं आई। अचानक से क्यों 2014 के बाद से मंदी आई? उसका मंदी का कारण ही यही है कि एक तालाब से अगर एक आदमी बाल्टी निकाल के आप बाहर फेंकेंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज पूरा देश
बाल्टियां भर भर के उस तालाब से निकाल रहे हैं, मतलब हमारे इंडिया की करेंसी को निकालने का, कि कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बैंकॉक घूमने जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप सारा का सारा पैसा विदेश देकर आ रहे हैं। इसलिए हमारा देश कमजोर हो रहा है, इसलिए देश को हमारे सिर्फ कर्ज के ऊपर कर्ज लेना पड़ रहा है। आपसे निवेदन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को आप इतना मजबूत कर दीजिए। सभी उन भाइयों से निवेदन करता हूं, मैं पर्सनली 500-700 लोगों को जानता हूँगा जो हर महीने चाइना जाते हैं। आप सबसे निवेदन है, आप चाइना जाके इतनी जो आपने, ठीक है, अपना धन दौलत बनाई, बहुत अच्छी बात है, आपने ज्ञान अर्जित किया, बहुत अच्छी बात है, देश को बहुत कुछ बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप सबसे निवेदन है, वक्त है बदलाव का। आप सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाइए, एक एसोसिएशन, एक टीम बनाकर सरकार से बात करने की कोशिश कीजिए। सरकार भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगी। केंद्र नहीं करती तो आप पीएमओ में चिट्ठी लिखिए। अगर केंद्र में आपसे कहीं कोई 19-20 होती है, चीज़ों में सपोर्ट नहीं मिलता, आप पीएमओ में चिट्ठी लिखिए, अपने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखिए, सीएमओ में चिट्ठी लिखिए, आप वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखिए कि हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और हमें इस टाइप के, इस प्लानिंग, हम इसके सिलसिले में आप सबसे मिलना चाहते हैं। सारी सरकारें आपको मदद करेगी। हर इंसान आज 2 साल तक के अगर सिर्फ हम इंडिया से कोई भी पैसा बाहर ना भेजें, इंडिया से जो मजबूरी चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गई, खाने पीने के सामान जो सरकार लेती है, जो सरकार खरीदी बिक्री करती है, उन चीज़ों में हम नहीं बोल सकते। जो व्यापारी आज आप कपड़ा चाइना से खरीद के बेचते हैं इंडिया में, अगर आप चाइना के बिना कपड़ा आप चाइना से नहीं खरीदेंगे और इंडिया में बना के इंडिया में बेचेंगे तो इंडिया का पैसा इंडिया में रह जाएगा। कहीं ना कहीं आज हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करने के लायक हो जाएंगे। सरकार से भी निवेदन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हर इंसान को अवेयर करे, अपने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे, तभी हम आने वाले कुछ दिनों में सरकार की मदद कर पाएंगे, सरकार हमारी मदद कर पाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हमारा देश तरक्की करेगा। जो आज स्थिति हमारी गंभीर हो चुकी है वो आगे भविष्य में गंभीर नहीं होगी। आज चाइना वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश बनने की ओर बढ़ते जा रहा है। आज पूरी दुनिया को वो अपनी चीज़ों का गिफ्ट किए जा रहे हैं। पीपी हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, दवाइयाँ हो गया, पूरे वर्ल्ड को वो फ्री गिफ्ट कर रहा है या एक नॉमिनल रेट पर प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर देश को अपना गुलाम बनाना चाहता है। वो पूरी तरक्की कर रहा है। पूरा देश में वो अपने इंसान को, अपनी चीज़ों को, हर चीज़ों को फैलाना चाहता है और हम बेवकूफ़ हैं जो हम जाके वहाँ से खरीद के लाते हैं और अपने इंडिया में सर्व करते हैं। हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सरकार से, कि आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप ओप्पो मोबाइल यूज़ करते हैं, वीवो मोबाइल यूज़ करते हैं, जियोमी यूज़ करते हैं, एमआई यूज़ करते हैं, सारी मोबाइल यूज़ करते हैं। क्या इंडिया इतना समर्थ नहीं है कि इन टाइप की चीज़ें इससे कम रेट या इसके आसपास की चीज़ों में इतनी ब्यूटीफुल क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ हमको पहुंचा पाए, हमसे सब चीज़ों को दे पाए हमको? तो हम ये वीवो, एप्पल, ये सब चीज़ों को छोड़ दें, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मोबाइल को यूज़ करें। चाइना में आप चले जाइए, सिर्फ मेड इन चाइना, मेक इन चाइना, इन चाइना ब्रांड, सिर्फ वो लगभग वही यूज़ करते हैं। बाकी पूरी दुनिया चाइना के मोबाइल यूज़ करती है, चाइना सिर्फ अपनी मोबाइल यूज़ करती है। आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए, वर्ल्ड का 50% एप्पल जो हम खाते हैं वो चाइना देता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों समय है, घर पे बैठे हैं सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के ऊपर सर्वे कीजिए और ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि हमारा देश पीछे क्यों हो रहा है। और इन सब चीज़ों पर आप जब ध्यान देंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप सब भी देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। हम 6 सालों से सिर्फ मोदी 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 भक्ति करते भक्ते अपनी चीज़ों को हमने खराब कर दिया। मैं ये नहीं बोलता आप मोदी मोदी मत कीजिए, बिल्कुल देश के मस्त और ज़बरदस्त प्रधानमंत्री हैं, वो देश की रक्षा के लिए सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। लेकिन देश की रक्षा ही नहीं होती, देश की तरक्की भी होती है जो हमें नहीं दिखी है ना। तो मेरा अगर सवाल होता है प्रधानमंत्री से, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि सवाल न करें, हम बिल्कुल सरकार से सवाल करेंगे। हमारी केंद्र सरकार हमारी अभी मौजूदा मालिक है और अगर घर में कुछ हादसा होता है, कुछ किस्सा होता है, कोई कहानी होती है ना, घर में चोरी होती है, तो सिर्फ सवाल मालिक से ही किया जाता है, मालिक कि हमारे देश की तरक्की क्यों रुक रही है, हमारा देश पीछे क्यों हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर आप बुरा मानते हैं तो हर किसी की अपनी मानसिकता है। कोई आधा गिलास पानी को खाली, कोई आधा गिलास भरा बोलता है, वो सब अपने अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। 6वां पॉइंट था। 6th था लाइट बिल रिड्यूस टू कमर्शियल। लाइट बिल रिड्यूस टू कमर्शियल, ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से है, निवेदन है तो पूरी देश से, लेकिन ये हमारी चीज़ों को लागू हमारी छत्तीसगढ़ सरकार कर सकती है। कि माननीय भूपेश बघेल जी, आपसे एक निवेदन और है, जैसे हमारे देश में फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियल है, या
रिटेल काउंटर्स हैं जिनके यहाँ क्या होता है, एक होलसेलर जब माल बेचता है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की आप एक समझ लीजिए आपने 100 रुपये की एक जीन्स बेच दी, वो रिटेल में जाके 120 की, 140 की, 170, 180 रुपये की बिकती है। ठीक है, आज इतनी मार्जिन नहीं रही, लेकिन 100 रुपये का माल 120, 130 रुपये में बिक जाता है बाजार में। ठीक है, तो आज होलसेलर जो होता है ना, अपनी दुकान की लाइट जलाता है 1 या 2 LED, और रिटेलर जो होता है ना 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 LED लाइटें जलाता है, 15-15 एसियाँ जलाता है, कूलर चलाता है, और बहुत सारी चीज़ों को, उपकरणों को जलाता है, बहुत सारे स्कैनर चलाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, सेंसर्स चलाएगा, बारकोड स्कैनर चलाएगा, बहुत तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, हेलोजन जलाता है, सब चीज़ जलाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसकी बिजली खपत होती है। तो सरकार से निवेदन है कि कुछ समय के लिए, जब तक देश में हमारे उभर नहीं पाते, दोस्त लोग, भाई लोग, सब व्यापारी थोड़े से उभरते नहीं हैं, तब तक के टेम्परेरी 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए बिजली दर जो आज कमर्शियल लगभग सब मिला जुला के 10 रुपये के आसपास पहुंच गई, उसको कुछ समय के लिए 7 रुपये, 8 रुपये तक, या 6 रुपये तक, 5 रुपये तक पॉसिबल हो तो कर दीजिए। अगर आपको नुकसान होता है कि भैया हम, राज्य सरकार को नुकसान होगा अगर बिजली में हम वो करेंगे, तो आप दारू का रेट डबल कर दीजिए, आप गुटखे का रेट डबल कर दीजिए, आप सिगरेट का रेट डबल कर दीजिए। वो मजबूरी है, जिनकी लेना होगा वो लेंगे, उनको मतलब नहीं है। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ मेरे कुछ दोस्त जो बॉटल 1500-1200 में लेते हैं, मैं तो दारू पीता नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ दोस्त मेरे जो ड्रिंक करते हैं वो 1200-1500 की बॉटल को 4-4 हज़ार में ले रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई इनको, 1200 की बॉटल है कि 4 हज़ार की बॉटल, उनको उनसे मतलब नहीं, उसको पीने से मतलब है। तो वैसे ही वो हमेशा की तरह जो आप बेचते हैं सरकारी रेट 1200-1500, उसको आप 2000, 4000, 5000 जो आपको करना है कर लीजिए, वो सुविधाओं के हिसाब से आप देख लीजिए आपका क्या डिसीजन है। लेकिन पूरे स्टेट को कमर्शियल बिजली का रेट गिरा दीजिए। घर के बिजली बिल में आप बिल्कुल मत कर दीजिए कटौती, क्योंकि घर का बिजली बिल मुश्किल से होता है 2000, 5000, 10,000। जिसका घर बड़ा होता है 10,000, 15,000 बिजली बिल, वो सक्षम है कि 10,000 पढ़ा सकता है, और जिसका बिल ही 1500, 2000, 2500 रुपये के अंदर होता है वो सक्षम नहीं होता है, इसलिए मिडिल क्लास परिवार में आता है। तो उस बिल को आप कुछ ना कुछ सब्सिडाइज कीजिए और रेट डिक्रीज कीजिए। 7वां पॉइंट, 7th पॉइंट है गिव ECS टाइम इन अ डे, ECS डिडक्ट विथ वॉज मिडनाइट एट 12 AM। सरकार से एक और निवेदन है, वित्त मंत्रालय हो चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, दोनों से एक, चाहे केंद्र सरकार हो छत्तीसगढ़ सरकार हो, एक आपसे एक चीज़ और समझने की कोशिश करनी थी मुझे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बार ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका मैं, कि ECS नाम की जो चीज़ होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक करेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जो भी होता होगा फुल फॉर्म, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, लेकिन मैं ज़रूर उसको फुल फॉर्म पढ़ने की कोशिश करूँगा। ये जो होता है, अगर किसी की ECS रात के 12, किसी की ECS से तारीख है 10 तारीख है ना, बैंक हमको डिसाइड करता है कि आपकी ECS 10 तारीख को कटेगी। तो मैं ये चीज़ की एक नहीं कई बार नोटिस किया हूँ, कई लोगों से इस चीज़ में बात किया हूँ कि 10 तारीख की ECS 9 तारीख की रात के 12 बजे के बाद कट जाती है, ना कि 10 तारीख को हम बैंक में जमा करें और 10 तारीख को शाम के 4 बजे 5 बजे तक बैंकिंग टाइम कटे। नहीं, वो 9 तारीख की रात के 12 बजे जैसे ही कैलेंडर बदलता है, घड़ी बदलती है, वो ECS लग जाता है। और उस समय अगर आपके पास पैसे नहीं होते, सुबह बैंक जैसे ही ओपन होती 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, अगर बैंक ओपन टाइम में 9 बजे तक आपको पर्याप्त फंड नहीं रहा है 10 तारीख को, तो ECS बाउंस हो जाती है, और वो फिर उस दिन उसको सामने वाले को 1000, 2000 जो भी जितना भी नुकसान करना होता है वो करता है। अब वो और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये किसी की बदमाशी है या इत्तेफाक है मुझे नहीं मालूम, उस 9 तारीख को अगर जो भी ECS डेटें डिसाइडेड रहती है, उसके एक दिन पहले पहले मैं भी बहुत ज़्यादा ECS में परेशान रहता था। ECS मेरे को पटानी रहती थी हर महीने, मेरे ऊपर 5-7 ECS लागू थी बहुत समय पहले, जब तक मैं व्यापार करता था। जिस दिन मैंने व्यापार बंद कर दिया, मेरी ECS से आधे ज़्यादा बंद हो गई। ठीक है, तो उस दिन मैंने नोटिस की, जब मैं ECS पढ़ाने जाता था रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मैं कहीं से फंड अरेंज करता था, कैश को उसको कन्वर्ट करा के किसी न किसी से फ़ोन लगा मंगाता था, भैया ऑनलाइन अकाउंट में पेमेंट होगा तो मुझे दे दीजिए, कैश ले लीजिए, मेरी सुबह ECS लग जाएगी। तो लेकिन सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, उस दिन मोस्टली मशीनें शहर की बंद मिलती थी,
अब ये इत्तेफाक है कि बदमाशी है कि ये कमाने का एक सोर्स ऑफ इनकम है सरकार की या बैंकों की, कि एक दिन पहले मशीनें बंद कर दी जाए, रात को डिपॉजिट सीडीएम मशीनें, कैश डिपॉजिट मशीनें बंद कर दी जाए ताकि लोगों के ईसीएस बाउंस हो, और दूसरे दिन हम तो वैसे ही ले लेंगे उनसे, वो तो सीधे लोग हैं, समझेंगे तो नहीं, वैसे ही पैसे जमा करेंगे, हम ईसीएस तो अपना ले ही लेंगे, लेकिन उस बाउंस के उस दिन मशीन बंद करने के कारण उसको ईसीएस बाउंस चार्जेस प्लस फाइन प्लस सिविल बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बैंकों की कमाई होगी। तो इन चीज़ों के पीछे भी सरकार को एक बार थोड़ा सा वर्किंग करना चाहिए, थोड़ा सा वॉचिंग करना चाहिए। 8वां पॉइंट, गिव प्रॉपर स्पेस टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गवर्नमेंट रेट्स। 8वां मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ था मेरा, कि सरकार को एक बार, जैसे सब्सिडाइज वाली के चक्कर में कई लोग वो करते हैं, सरकार को एक बार इस ओर ध्यान देना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फिर से, कि मतलब जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है और चाहता है कि हम अपने देश की बनी हुई चीज़ें वो करें और अपने देश की चीज़ें ही अपने पास बेचें, हम चाइना से खरीद के ना लाएं और देश में ही करें, और इसके लिए सरकार को प्रॉपर जगह, प्रॉपर ज़मीनें, प्रॉपर प्रोविज़न, प्रॉपर मतलब फैसिलिटीज़ सरकार को सब चीज़ों को पब्लिक को देना चाहिए, व्यापारियों को देना चाहिए जो इतने सालों से चाइना और हर महीने आना जाना करते हैं, उन सब से मिलकर एक मीटिंग करनी चाहिए सरकार को, और उनका आग्रह करना चाहिए जो हर महीने चाइना जाता है वो आके सरकार से मिले। सरकार अगर उनसे मिलती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार को बेस्ट प्रोविज़न उपलब्ध कराएंगे और सरकार को बेस्ट बातें बताएंगे कि हम चाइना में ये देख कर आए थे, चाइना में वो देख कर। मेरे एक दोस्त का सोफ़ा का काम है, और आज से 6 महीना साल भर पहले उसने काम चालू किया था, और वो वहाँ से 100-150 सोफ़ा के सेट ला के वो हमारे स्टेट में, हमारे मतलब शहर में बेचता था। लेकिन मैंने आज से 4 महीना 5 महीना पहले उनसे बात की, मतलब भैया आप इतना माल ला के जाते हैं, आपके पास क्या हुनर की कमी है, क्या आपके पास पैसे की कमी है, क्या आपके पास जगह की कमी है? ना हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी है, ना ही हमारे देश के लेबर में कोई जागरूकता की कमी है। सब चीज़ें हमारे यहाँ एक से मास्टरमाइंड बैठे। तो उस दोस्त ने मेरी बात को समझा, ध्यान दिया, और उसने एक कारखाना लगा दिया। जो चाइना से सोफ़ा लाता था वो चाइना जाता था, 5 सोफ़ा 4 सोफ़ा 10 सोफ़ा खरीद के आता, जितना उसका खर्चा हो, और बाकी सब चीज़ों को फ़ोटो वीडियो ऑडियो मतलब सारी सेटअप को समझ के आता था, और फैक्ट्री लगाने के नाम से उनके सर्वे करके आता था, और उसने रायपुर में आके अपना काम चालू कर सोफ़ा का। आज वो सोफ़ा बना के बहुत से दुकानों को सप्लाई करता है, बहुत अच्छा कमाता है। मैं उस भाई को सलाम करना चाहता हूँ, उसका नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन उसको मैं सलाम करता हूँ कि जो मेक इन चाइना को उसने मेक इन इंडिया में बदल दिया। ऐसे हज़ारों लाखों दोस्त हैं जो हर महीने चाइना जाते हैं, उन सबको जाना चाहिए, उनको सब चीज़ों को, अगर आप चाइना कभी भी जाना हो, या यूट्यूब की मदद से आप सब चीज़ों को समझ के इंडिया में सर्व कर सकते हैं, इंडिया में बना सकते हैं, इंडिया की चीज़ें ही इंडिया में बेचें। अगर हम डेटॉल साबुन यूज़ करते हैं, लक्स साबुन यूज़ करते हैं, पॉल्मोलिव यूज़ करते हैं, ओप्पो मोबाइल यूज़ करते हैं, वीवो मोबाइल यूज़ करते हैं, या हम होंडा की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो दोस्तों सबसे निवेदन है होंडा की कारों की जगह टाटा की गाड़ियां लेना पसंद कीजिए। सरकार से निवेदन है और टाटा से भी ये चीज़ निवेदन है कि अपनी गाड़ियों के रेट थोड़े से डिक्रीज़ की जाएं, ताकि हमारे देश में लोन फ्री आप कारें प्रोवाइड करें, ताकि लोग मतलब मारुति और टाटा की गाड़ियों में प्रेफरेंस दें, ताकि कम से कम होंडा में हमारे पैसे जो होंडा गाड़ियों में जाते हैं, हमारे पैसे जो कोरोला में जाते हैं, या आपके टोयोटो में जाते हैं, या इन टाइप की चीज़ों में जाते हैं। तो रतन टाटा जी से भी निवेदन है कि इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए और अपनी गाड़ियाँ कम रेट कीजिए। मेक इन इंडिया वालों को, जो इंडिया में है, कम से कम इंडिया के लिए रेट डिक्रीज कर दीजिए, ताकि हम इंडियन सिर्फ इंडिया की ही गाड़ी बनी हुई खरीदें, ताकि हमारा अरबों रुपए जो इंडिया के बाहर गाड़ियों के माध्यम से भी जाता है वो न जाए, ताकि कम से कम हम इंडियन चीज़ों को इस्तेमाल करने में बढ़ावा मिले। और हो सके तो आपसे निवेदन है कि सस्ती मिडिल क्लास लोगों के लिए मिडल के गाड़ियाँ लाइए, 2 सीटर गाड़ियाँ लाइए, 4 सीटर गाड़ियाँ लाइए, जो एक जगह से, किसी को घर से दुकान डेली जाना है। कई ऐसे व्यापारी हैं जो सुबह दुकान जाते हैं, रात को घर आते हैं, बीच में कहीं नहीं जाते, लेकिन उनके पास मजबूरी है कि वो अपनी पेट्रोल वाली कार ले जाते हैं। तो सरकारों से भी निवेदन है कि इस ओर ध्यान दीजिए, इंडस्ट्री में ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, ताकि वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख तक के अंदर कार ले लें, रोज़ सुबह घर दुकान जाएं और रात को घर आएँ, तो कम से कम 5-7 साल उनको पेट्रोल डीजल का पैसा ना लगे, उतने में उनकी EMI पड़ जाए, तो सब इंसान का बजट में फ़र्क आ जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इस ओर एक बार सरकार का भी ध्यान आकर्षित करवाइए, और इन तमाम चीज़ों पर बार बार आप मुद्दा उठाइए, ताकि इन सब चीज़ों में आप जब तक मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। देखिए
भाई अरविंद केजरीवाल ने कोई जादू नहीं किया दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत छोटा सा काम किया है जो मैं तो आपको बता दूं, मैं पिछले 5 सालों से बुक लिख रहा हूं पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन ठीक है जिस दिन वो कंप्लीट होगी मैं जरूर बागबान टाइप उसको रिलीज करवाऊंगा, जब होगी तब होनी होगी। लेकिन मैं लिखता हूँ शुरू से, मैसेज बनाता हूँ, विचार बनाता हूँ। जो मुझे देख रहे होंगे कई दोस्तों को भी मालूम होगा कि मैं विचार बनाता हूँ और बहुत सारे मतलब 15-20-50 लाइनों की मैं विचार बना के लिखता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसा जादू नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने बस एक छोटा सा फॉर्मूला पकड़ा कि क्योंकि वो एक मिडिल परिवार का रहा है और उसने ये चीज़ देखा कि मैं बचपन से लेकर आज तक यहाँ जब से मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मुझे सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ देना पड़ता है। तो आज दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन और मेडिकल और ट्रांसपोर्टिंग, इन 3 चीज़ों पे लगता है। फोर्थ लगता है लग्जरी पे। लग्जरी इज़ नॉट नेसेसरी, है ना, लग्जरी नेसेसरी नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा लगता है एजुकेशन पर, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है ट्रांसपोर्टेशन पर, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है आपकी मेडिकल पर। मेडिकल अगर फ्री कर दिया है सरकार, आप बता दूं एक डॉक्टर, जैसे एक मेरे दोस्त का मेडिकल का अच्छा खासा बड़ा काम है, तो वो मुझे एक बार लेके चला एक मोबाइल की शॉप पर, उसने 50 मोबाइलें खरीदी। मैंने उसको बोला भाई तू 50 मोबाइल क्या करेगा, तू खुद छोटी फ़ोन चलाता है, तू मतलब नॉर्मल फ़ोन चलाता है, तू 50 आईफोन खरीद रहा है, क्या करना। बोले मेरे लिए नहीं है भाई, ये मेरे व्यापार के लिए। मैंने आपके व्यापार में क्या काम आती है आईफोन इतनी, सिर्फ आप आईफोन खरीदो। बोले नहीं नहीं, वो भी हाई अपडेट आईफोन चाहिए मुझे। उसने 50 आईफोन खरीदी और सारे डॉक्टरों एमआरओ को गिफ्ट की, ताकि जिस कंपनी का C&F उसके पास था वो डॉक्टर सिर्फ उस C&F वाले ब्रांड की दवाइयाँ ही रेकमेंड करेंगे। चाहे छत्तीसगढ़ किसी भी मेडिकल में वो दवाइयाँ बिकेगी, कहीं ना कहीं उस मेरे दोस्त को प्रॉफिट ऑफ इनकम होगी। तो आप 50 मोबाइलें, उनका पैसा उसका तुरंत कवर हो गया। तो समझ लीजिए ये बिजनेस होती है, ये सारी चीज़ें बिजनेस है। सरकार को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर सरकार से निवेदन है ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात आते हैं अपन एजुकेशन पर। एजुकेशन से सरकार से ये आग्रह है कि आप इंग्लिश मीडियम, एक आज मान लीजिए आप सेंट जेवियर स्कूल चले जाइए, NH गोयल चले जाइए, कृष्णा पब्लिक स्कूल चले जाइए, दिल्ली पब्लिक स्कूल चले जाइए। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल चले जाइए, या मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल के अपने मतलब फैमिली मेंबर के मतलब अपने फैमिली में किसी बच्चे के लिए मैं बुक कॉपी लेने गया था, तो उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी। बोले भैया ये लिस्ट आप मुझे यहाँ से इस साहू बुक डिपो से आप लेके आ जाइएगा कॉपियाँ। तो मैंने सड़ी सी कॉपी देखी, 200 रुपये की कॉपी, 150 रुपये कॉपी, 175 रुपये कॉपी। अरे भैया हम जब स्कूल पढ़ते तो 3 रुपये की कॉपी हुआ करती थी। आज अगर आप कोरी कॉपी लेके लिखेंगे, ऐसा तो नहीं आप उस कॉपी में लिखेंगे तो उस कॉपी का कोई स्पेशल मतलब जादू है, आप लिखेंगे और आपको रट जाएगा और आप ऑटोमेटिक नंबर आपके बहुत स्ट्रांग आने लगेंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आपसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों की जांच की जाए, सरकार से निवेदन है इन सारी चीज़ों पर ध्यान लगाया जाए। वो जो बुक्स कॉपी जो 5 रुपए की, 7 रुपए की, 15 रुपए कॉस्टिंग वाली कॉपी 150 रुपये बिक रही है, तो कहीं ना कहीं मिडिल परिवार मर रहा है। स्टेटस सिंबल हो गया है, मुझे इस स्कूल में पढ़ाना है। अभी RKC का मुझे रिसेंटली ध्यान आया कि RKC में हमारे पड़ोस के बच्चे पढ़ते हैं, वो मुझे बार बार बोलते हैं भैया प्लीज़ मुझे RKC का कुछ करवाइए, सरकार से मदद दिलवाइए। RKC वाले ज़बरदस्ती बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर जो पढ़ता है जबरदस्ती उसकी फीस भी हमें देनी पड़ेगी और वो जबरदस्ती की बोर्डिंग स्कूल करवा रहे हैं, सारे बच्चों को वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ तो अब समझ में आ रही है कि कुछ समय तक के बोर्डिंग नहीं कर पाएंगे, कि सरकार का मैं समझता हूँ कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि कोई भी बच्चों को इकट्ठा ना किया जाए, इसलिए स्कूलों में बोर्डिंग न की जाए। नया प्रोसेस तो नहीं होगा, लेकिन ये जो गुंडागर्दी स्कूलों की है, चाहे बुक्स, कॉफ़ी, स्कूल ड्रेस, मेरे एक दोस्त का स्कूल ड्रेस का भी काम है, हालांकि उसका बहुत अच्छा नेचर है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके चीज़ नहीं बेचता है, लेकिन उसकी भी इंटेंशन रहती है कि हमेशा मैं लोगों को मदद करूं और आगे बढ़ के रेट कम करके दूं। तो लेकिन स्कूल की जो बाध्यता होती है ना, इस स्कूल की बाध्यता है कि आप इससे कम में हमारे स्कूल ड्रेस नहीं बेच सकते। क्योंकि आप एक ड्रेस अगर सपोज समझ मान के चलिए, मैं कपड़ा व्यापारी रहा हूँ 11 साल, तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छा है, और मैंने 15 साल कपड़े की दुकान में नौकरी की है ना। मैं 2 रुपये पर डे नौकरी करता था, 60 रुपया महीना नहीं, अगर आधा दिन छुट्टी करता तो 59 रुपया महीना मिलता था, है ना। जो मेरे बारे में जानते होंगे, अच्छे से पहचानते होंगे, मैं 59 रुपये महीने में नौकरी किया हूँ। तो मैं बचपन से आज तक देखते आया हूँ स्कूल ड्रेसों का खेल। जिस दुकान में काम करता था स्कूल ड्रेस का ठेका वहाँ पर भी था, वहाँ पर भी चीज़ें थी। और हम जब छोटे थे, जब हमको स्कूल की मदद, मतलब हमें 2-4, मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कि कुछ लोगों से मदद मिलती थी कि जो मेरी हर महीने की मतलब हर साल की एक साथ स्कूल फीस पटाते। मेरी स्कूल फीस 15 रुपये 20 रुपया महीना हुआ करती थी, कुछ लोग पटाते थे। तो मैं दोस्तों से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप आस पास कहीं भी भिखारियों को दान करते हैं, हाँ नवरात्रि है, जाके 11 रुपये मंदिर में चढ़ाए, 51 रुपये यहाँ में चढ़ाए, कोई फ़ायदा नहीं है।
मंदिर में आपके दान का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके बदले एक स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर पूछिए टीचर से, प्रिंसिपल से, टीचर आप साइलेंटली रूप में मुझे बताइए कि आपके स्कूल का कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ना चाहता है लेकिन फीस नहीं पटा पा रहा हो। ऐसे किसी बच्चे की अगर आपके पास जानकारी है तो मुझे कृपया बताइए, और आप 10 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये जो भी हो सकता है दान देने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने 10, 20, 25 दोस्तों, कुछ दोस्तों आपकी बात जरूर करेंगे, उन सब दोस्तों से 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये की भीख या मदद जो भी रूप के आप इकट्ठा कीजिए और जाके उस प्रिंसिपल को, उस टीचर को दीजिए, बोले भैया ये इस बच्चे की 2 महीने की फीस जमा कर दो। तो कहीं ना कहीं वो पुण्य मिलेगा, कहीं ना कहीं उससे आपकी भी बढ़ोतरी होगी। सरकार से भी निवेदन है कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। शहर में इतने हजारों लाखों भिखारी घूम रहे हैं, वो भिखारियां बाहर नशा करते हैं, जो आज जैसे आज जमाती फैला रहे हैं वैसे वो भी आज बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पर चोरी होती, किसी दुकान का ताला टूटता है, किसी मोबाइल में दुकान चोरी होती है, किसी कपड़े दुकान में चोरी होती है, किसी कैश में चोरी होती है, किसी बैंक में चोरी होती, कहीं ना कहीं रेकी मास्टर जो होते हैं वो भिखारी ही होते हैं। भिखारी भगवान नहीं होते, भिखारी शैतान होते हैं। अब उनके पैर नकली, हाथ नकली, ये सब चीज़ों पर आप सबसे दोस्तों से, पढ़े लिखे दोस्तों से निवेदन है इस ओर ध्यान दीजिए। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको समझने की ज़रूरत है, स्टडी की ज़रूरत है। ये भगवान ने किसी रूप में आपको 14 दिन लॉकडाउन के, 21 दिन लॉकडाउन के दिए थे, तो हो सकता है कि आपके 14 दिन फिर से लॉकडाउन बढ़ जाए। तो आप सबसे निवेदन है इस ओर वापस ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए इन चीज़ों के बारे में। आप मेडिटेशन कीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जिसकी जितनी शक्ति हो। एकांत में सारे मतलब साउंडलेस होकर, साउंडलेस रूम में बैठिए। अगर साउंडलेस रूम में नहीं बैठ पाते हैं तो आप कान में अच्छे से रुई लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, तो आपका कान भी साउंड प्रूफ, साउंडलेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस दिन आप किसी के मन की जगह आप अपने मन की, अपने दिल की आवाज़ सुनने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको हर रूप में मदद करेंगे। दुनिया की ऐसी कोई प्रश्न नहीं बनी जो आपकी अंतरात्मा आपको जवाब न देती हो। भाई मुझे तो मिलता है, मैंने तो मतलब आज 15 सालों से मेडिटेशन करता हूँ, भले 5 मिनट का भी, 50 मिनट का भी, 10 मिनट, जैसी जितनी शक्ति होती है मैं करता हूँ। जिस रूप में कर सकता हूँ बिल्कुल करता हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद नहीं जाता क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है। मालिक होता है, ईश्वर होता है, भगवान होता है, सब चीज़ होता है, इंसान के अंदर होता है, पत्थरों और मंदिरों पे नहीं होता है। ठीक है, हम गुरुद्वारे जाते हैं तो सेवा के रूप में जाते हैं, सत्संग जाते हैं तो सत्संग सुनने जाते हैं, ना कि हम किसी की पूजा करने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कर्मों से भी जोड़िए। इस बार सबको इस सब चीज़ों, इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप 14 दिन और लॉकडाउन के मिलते हैं दोस्तों तो ईयरफोन लगा के यूट्यूब में मोटिवेशनल स्पीकर दीजिए। मैं तो संदीप महेश्वरी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। संदीप महेश्वरी जो चीज़ सिखाते हैं, बीके शिवानी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये जो चीज़ें सिखाते हैं सबको इस ओर एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको समय है, कोई भी मतलब नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक अपन ठीक है, जितना टाइम देना चाहिए बिल्कुल आप दीजिए, कोई मनाही नहीं है। इस समय आपको समय मिला है किसी महात्माओं की, जो हमारे हिंदू भाई हैं सबसे निवेदन है गीता सार को पढ़िए। अपने दादी, नानी, मामा, जिन बड़ों के साथ बैठ सकते हैं आप सबके साथ बैठिए, गीता सार पढ़िए और परिवार के साथ रहिए। हिंदी में पढ़िए, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़िए। आप किसी को मदद करने के तरीके ढूंढिए, किसी भी रूप में आप अपने लक्ष्य साधिए कि मुझे अभी आने के वाले समय में मुझे किस टाइप से मदद करनी है जो हमारे देश की तरक्की हो। सिर्फ इस ओर ध्यान दीजिए, ना कि किसको भीख देना है, किसको दान देना है, किसको देना। कोई काम का नहीं आपका वो दान जो आपकी नज़रों पे नहीं होता। मंदिर में 11 लाख चढ़ा के आ गए, सोने का मुकुट चढ़ा के आ गए, सोने की मूर्ति दान कर दिए, 15 दिन का भंडारा करवा दी, किसी काम का नहीं है दोस्तों। ये सब चीज़ें, भंडारा करवाना है आप बिल्कुल करवाइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके करवाइए कि आपको भंडारा कहाँ करवाना चाहिए। किसी स्कूल में एक टाइम का लंच फ्री करवा दीजिए कि भैया आज इस स्कूल में बच्चे लंच खरीद के खाते हैं, उस स्कूल में चले जाए, इस स्कूल में लंच फ्री करवा दीजिए एक टाइम का। ये आपका भंडारा काम आएगा। ना कि आप वो जो भिखारी होते हैं, जिस दिन आप उनको देना बंद कर देंगे वो ऑटोमेटिक कमाना चालू कर देंगे। जब तक आप उनको फ्री में ऐशो आराम देते हैं तो वो आपको तब तक के भंडारा के लिए भीड़ बढ़ा के देते हैं। आप जिस दिन भंडारा कराना बंद कर देंगे, आप दान करना बंद कर देंगे, भिखारियों से दूरी बनाना चालू कर देंगे, तो अब तक के वो बहुत देर हो गई होगी दोस्तों। इन सब चीज़ों पे एक बार विचार कीजिए। अभी मैंने एक जी न्यूज़ पे एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि शहर में कहीं पर ऐसा पकड़े गए हैं 15 क्या बोलते हैं जमाती के लोग थे। अब वो न्यूज़ सच है कि झूठे मुझे नहीं मालूम। 15 जमाती के लोग थे, शनि बाबा बन के लोगों के घर भीख मांग रहे थे। आप भीख के रूप में उसको अनाज दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, केले दे रहे थे। किसी न किसी रूप में आपका हाथ स्पर्श हो रहा था, आपका हाथ टच हो रहा था, घर की रेकी हो रही थी। किस रेकी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बाद में समय निकलेगा, किस घर में कितने लोग रहते हैं वो सब सर्वे हो गया होगा उन भिखारियों के थ्रू। तो वो सर्वे कर रहे थे, जी न्यूज़ ने उनको पकड़ा है और वो चीज़ दिखाई है। तो इस और सब
का ध्यान देना ज़रूरत है कि किसी ने बोल दिया, हमें सिर्फ बस बोला है तो करना है, वो हमारा भगवान है। इंसान होता है। देवी देवता तरसते हैं कि हमें भगवान बने। हम तो फिर भी उस मालिक को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें समझने की शक्ति दी है, हमें पहचान करने की शक्ति दी है, सही गलत चीज़ों को परखना आना चाहिए। तो सभी से दोस्तों निवेदन है, इस और सबको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है और इस सब चीज़ों के बारे में एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए, और जितनी स्टडी आप करेंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। तो दोस्तों फिर से एक बार आपसे निवेदन करता हूं और अंत विदा लेना चाहता हूं कि इस बारे में आप सब विचार कीजिएगा। वक्त आने पर ईश्वर भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि मेरे को जिनके पास मैं नौकरी करता था उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। तब मैं उस दुकान में कभी ना झाड़ू लगाता था ना पोछा लगाता था। एक बार देखा उस दुकान में 70 लोग काम करते थे। एक बार सुबह मालिक 10:30 बजे आके झाड़ू खुद लगा रहा था, और वो दुकान इतनी बड़ी है कि 70 लोग काम करते, तो वहाँ 125 लोग काम करते होंगे। लेकिन मैंने उस दिन मेरे अंदर शर्म फील हुई कि मतलब इतने बड़े दुकान का मालिक होकर के झाड़ू पोछा कर रहा है तो मुझे करने में कहाँ शर्म आएगी। तो मैं भी उस दिन से वो झुकना शुरू किया, और मैं झुका, और मैं उस दुकान के बाद से मैं तरक्की करना चालू किया। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान की ज़रूरत है। उसके बाद से हम अपने एक डेरे में, गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं। मैं राधा स्वामी डेरे से बिलोंग करता हूँ, तो हम वहाँ पर लाखों संगत जो आती है, हम सेवा करते हैं, ट्रैफिक मेंटेन करते हैं, हर चीज़ मेंटेन करते हैं। लेकिन किसी चीज़ में हमको पब्लिक स्टाफ की हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका कारण है क्योंकि हमें इतना कैपेबल बना दिया गया है, इतना मतलब वो कर दिया गया, हमारे अंदर इतना मोटिवेशनल डाल दिया गया है कि हम कभी भी किसी की मदद लेके काम नहीं करते हैं। लाखों संगत आती है, लाखों गाड़ियाँ आती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आती है, सब मेंटेन हो जाता है। वहाँ का कोई भी कंस्ट्रक्शन बाहर का आदमी नहीं करता है, वहाँ की कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था बाहर का आदमी नहीं संभालता है, सब चीज़ें होती है। तो सब चीज़ों को, इन चीज़ों से सीखना चाहिए। गुरुद्वारों में, पंथों से तो सीखना चाहिए। आपको किसी भी गुरुद्वारे में जाके कुछ दिन सेवा करनी चाहिए, समय मिले तो, मौका मिले तो जाके उनके सत्संग सुनने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मोटिवेशनल चीज़ों को समझना चाहिए। इन सारी बातों के साथ मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूं कि इतने दोस्तों ने मुझे वॉच किया। ठीक है, जिनके मन में भी कुछ मेरे लिए नेगेटिव होगा तो भी धन्यवाद, पॉजिटिव होगा तो भी धन्यवाद, क्योंकि मेरा मानना है ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अच्छे हो बुरे हो, वक्त बदल देगा हर चीज़ों को, लेकिन ट्रांजैक्शन होने चाहिए।